दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और आप लोगों को पता है कि भाई हमारी ये जो क्लास रहती है करंट जीके प्लस स्टैटिक और भी बहुत सारा मटेरियल इस क्लास में आप लोगों को दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का पहला ही क्वेश्चन। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में पुर्तगाल के अंदर प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो हुआ और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अब महत्वपूर्ण क्यों रहेगा, चर्चा का विषय भी है, वो इसलिए चर्चा का विषय कि भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसके ऊपर हम बात करने वाले। कोस्टा जो साहब है, एंटोनियो कोस्टा जो साहब है, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और पुर्तगाल के अगर मैं इतिहास से बात करूं तो काफी पुराना संबंध रहा है। अगर हम बात करें 1498 में भी, तो जो पुर्तगाली जो आपके वास्को डी गामा साहब थे, उन्होंने भारत की समुद्री रास्ते की, नए समुद्री रास्ते की खोज करके भारत में पहुंचे थे। यूरोपियन शक्तियों के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भारत के अंदर पहुंचने वाली, नए रास्ते से पहुंचने वाली शक्ति कौन सी थी, आपकी पुर्तगाल थी। तो चलिए आज का जो पहला ही क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पुर्तगाल के दोबारा से प्रधानमंत्री, क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाल के किसके भाई, पुर्तगाल के पीएम प्रधानमंत्री दोबारा से चुने गए हैं भाई, दोबारा से चुने गए हैं कौन है, कौन है जो अभी चर्चा है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो दोबारा से चुनेंगे, दोबारा से चुने गए हैं, तो ये कौन है। चलिए भाई यहां पर हम बात करें, देखिए एंटोनियो, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम कि ये कौन है। तो सीधी सी बात है, जो आपकी एंटोनियो कोस्टा जो साहब हैं, एंटोनियो कोस्टा साहब को दोबारा से पीएम चुना गया है कोस्टा। और ये कौन है, भारतीय मूल के नागरिक है। भारतीय, गर्व करने की बात है, भारतीय मूल के नागरिक हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नागरिक हैं। ठीक है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में चर्चा में भारतीय मूल के नागरिक कौन है जिन्हें पुर्तगाल का पीएम के तौर पर, पुर्तगाल के पीएम के तौर पर चुना गया है। ये भी आप लोगों को पता होना निहायत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है ये कहां पर हुआ, जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जो जन्म है इनका मोजाम्बिक में हुआ था भाई, मोजाम्बिक में इनका जन्म हुआ। सीधी सी बात करें, जो कोस्टा साहब में इनका जन्म कहाँ हुआ, मोजाम्बिक में। और जो इनके पिता के जन्म की बात है, एंटोनियो कोस्टा के पिता का जन्म है वो मोजाम्बिक में, सॉरी, एंटोनियो कोस्टा के जो पिता हैं, इनके पिता का जो जन्म है ये मोजाम्बिक में हुआ। ठीक, और वे गोवा से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे, वे गोवा से संबंधित थे, गोवा से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने बात करी कि अभी हाल ही में भारतीय मूल के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो आपके एंटोनियो कोस्टा चुने गए हैं। इनके संबंध की बात करें तो इनका जो संबंध है कहां से, गोवा से। अगर हम बात करें इनके पिता का जन्म जो हुआ है वो जन्म कहां, मोजाम्बिक में हुआ था, वे गोवा से संबंधित थे। पिता का जन्म मोजाम्बिक में हुआ है और ये गोवा से, पिता गोवा से संबंधित है, इसलिए भारतीय मूल के ये प्रधानमंत्री बने, आपके कहां के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। देखिए पेशे की अगर हम बात करें तो ये वकील, एंटोनियो कोस्टा क्या है, पुर्तगाली वकील है भाई, वकील रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, कह सकते हो आप पॉलिटिशियन रहे हैं भाई। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ये पूछा जाए कि जो पीएम चुने गए हैं, पुर्तगाल के जो पीएम चुने गए हैं कौन से नंबर के हैं, तो 119वें नंबर के, 119वें नंबर के ये पीएम चुने गए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत हैं। और 26 नवंबर 2015 को इनको चुना गया था, 26 नवंबर 2015 को इनको पीएम के तौर पर चुना गया था। कब चुना गया था, और दोबारा अब चुना गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 2014 में सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। 2014 में, कब इन्होंने, 2014 में सोशलिस्ट पार्टी के तौर पर इन्होंने, सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के तौर पर काम किया, महासचिव के तौर पर
काम किया। क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी कि कोस्टा साहब को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया है, दोबारा से चुना गया है। उनकी बात करी, पैसे की बात करी तो वो वकील थे, पॉलिटिशियन थे। 2014 में सोशलिस्ट पार्टी से 26 नवंबर 2015 को इनको चुना गया था पीएम। सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, महासचिव थे ये भी 2014 के अंदर पूछ सकता है आप लोगों से। अब यहाँ पर तो एंटोनियो गुटेरेस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। अब जब हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं तो एंटोनियो गुटेरेस जो साहब हैं, एंटोनियो गुटेरेस का नाम सुना होगा आपने। अभी हाल ही में कौन है, ये क्या थे, एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। और ये वर्तमान में क्या हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एंटोनियो गुटेरेस का खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस किस पद पर आसीन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, पुर्तगाल को लेकर के बात करें। भाई पुर्तगाल की अगर हम बात कर ही रहे हैं, पुर्तगाल की जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, जब ये बात हो रही है तो ये कहाँ का गणराज्य है, यूरोप में स्थित है। आपको पता है यूरोप में स्थित है। स्पेन के साथ ये स्पेन के साथ लगता है, कहां पर, स्पेन के साथ ये आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। आइबेरियन, स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता, क्या बनाता, प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भाषा की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली भाई भाषा है, पुर्तगाली ऑलरेडी इनकी क्या है, भाषा कह सकते हो। राजधानी की बात करें तो लिस्बन भाई, लिस्बन। और ये वही लिस्बन है जब 1498 में, कब, 1498 में पुर्तगाली आया था भारत के अंदर। कौन आया था, वास्को डी गामा जो आया था। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था 1498 में, 17 मई 1498 में ये पहुंचा था। कहां पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था भाई। कालीकट बंदरगाह पर ये जब पहुंचा था, यहां पर मैं बात करूं किसकी मदद से यहां पर पूछा था, पूछा जाता अब्दुल मजीद नामक दुभाषिया था, अब्दुल मजीद नामक दुभाषी की मदद से कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था नए समुद्री मार्ग से। कौन, वास्को डी गामा, पूरा लिख देता हूं मैं, वास्को डी गामा जो पहुंचा था नए समुद्री मार्ग से। नए समुद्री, इनकी मजबूरी थी नया समुद्री मार्ग खोजना, वो मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। नए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी भारत के लिए, तो 1498 में वास्को डी गामा ने करी। कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर भी अगर किसकी मदद से पहुंचा तो अब्दुल मजीदिया थे, ये दुभाषिया कह सकते हैं, यानी कि जो आज का गाइड कह सकते हो आप, है ना। तो समुद्र के अंदर ये रास्ता दिखाता था, समुद्र के अंदर। और ये अब इसकी मदद से पूछ लेता तो किसकी मदद से, तो इस भाई साहब की मदद से पहुंचा है। कालीकट में भी जगह की अगर बात करें तो कापक डाबू जगह पर ये पहुंचा था। कहां पहुंचा था, कापक डाबू नामक जगह पर ये पहुंचा था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कापक डाबू नामक जगह पर जब पहुंचा तो यहां पर इसका स्वागत किया, किसके द्वारा गया, तो एक हिंदू राजा था, हिंदू राजा जमोरिन द्वारा इसका क्या किया गया, जमोरिन, हिंदू राजा जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया। एक्चुअली इसका नाम नहीं मिलता, जमोरिन क्या थी, इसकी उपाधि थी। और इस जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और ये यहां से, मैंने बात लिस्बन से शुरू करी थी, समझना। अब ये यहां से इसने क्या किया, जब ये समुद्री यहां से काली मिर्च लेकर के, जमोरिन से क्या लिया इसने, काली मिर्च लिया। काली मिर्च जहाजों में भर करके लेके गया, कहां पहुंच गया, लिस्बन पहुंच गया। और यहां इसने 60 गुना मुनाफा कमाया, 60 गुना मुनाफा यात्रा व्यय काट करके, यानी कि यात्रा का जो भी खर्चा था, यात्रा का व्यय काट करके इसने क्या किया, 60 गुना मुनाफा कमाया। और एक समय आया कि लिस्बन को यूरोप की सिर्फ 2 जहाजों में सामान लेकर के गया बंदा। 2 जहाजों में सामान भी क्या, गरम मसाले लेकर के गया था, जिसमें मुख्य तौर पे क्या थी, आपकी काली मिर्च थी। और उस काली मिर्च ने लिस्बन को कुछ समय के लिए यूरोप की वाणिज्य राजधानी बना दिया भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन, यहां कम से कम रिपीटेशन, सारे के सारे रिपीटेशन के क्वेश्चन मैंने बात करी। यहां पर लिस्बन से हमने स्टार्ट किया था। देखिए पुर्तगाल की बात हो रही है, एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं पूरे को। पुर्तगाल में अभी हाल ही में एंटोनियो कोस्टा साहब जो है भारतीय मूल के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए। इनके पिता का जन्म मोजाम्बिक में हुआ था और इनका संबंध कहां से था, गोवा से। भारत की अगर हम बात करें तो मूल रूप से भारत के कहां से संबंध होगा, गोवा से संबंध होगा। अभी हाल ही में दोबारा से प्रधानमंत्री बने, सोशलिस्ट पार्टी के सचिव रहे, कब 2014 में रहे हैं। साथ में पेशे से ये पुर्तगाली वकील थे। और बात करी हमने पुर्तगाली वकील के साथ साथ ये क्या थे, राजनीतिक थे। और अब ये दोबारा से पहली बार इन्हें कब चुना गया था, 2015 के अंदर इनको क्या चुना गया था, पुर्तगाल का
पीएम चुना गया था, ये गर्व करने की बात है भाई, ठीक है। ओके, अब हमने बात करी पुर्तगालियों को लेकर के। पुर्तगाल का एक व्यक्ति आया था 1498 में, वास्को डी गामा नए रास्ते से पहुंचते भारत के अंदर पहुंचा था। 17 मई 1498 को भारत पहुंचा और कापक डामो नामक जगह पर पहुंचा। कहां पर? बंदरगाह की बात करते हो, कालीकट बंदरगाह के कापकडामो नामक स्थान पर पहुंचा। किसकी मदद से पहुंचा था? अब्दुल मजीद की वजह से पहुंचा था, जो कि दुभाषिया था, समुद्र के अंदर लोगों को क्या करता था? रास्ते दिखाता था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, निहायत क्वेश्चन है। हमने बात करी कि पुर्तगाल जो देश है यूरोप का देश है, यूरोपीय देशों को भारत में, भारत या मैं कहूं भारतीय उपमहाद्वीप या पूर्वी देशों के साथ जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उन्हें मसालों की जरूरत थी और मसालों की खोज में इन्होंने समुद्र के नए रास्ते से भारत के अंदर प्रवेश किया था। और ये यहां से जब ये यहां पर पहुंचा तो इसका स्वागत किया गया कि हिंदू राजा थे, जमोरिन नाम से जाना गया था। इतिहास के अंदर उनको जाना जाता है, बताते हैं कि इनकी उपाधि है। उस उपाधि धारण के जमोरिन राजा ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, इनका स्वागत किया और इनको जब काली मिर्च देकर के भेजा तो इन्होंने उस 2 हेक्टर नामक जहाज से जब ये गए थे तो उस 2 जहाजों से इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। लिस्बन पहुंचकर उस समय इतना मुनाफा, इतना पॉपुलर हो गया लिस्बन कि यूरोप के अंदर वाणिज्य राजधानी का दर्जा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दे दिया गया था कि यहां ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके गया था। ठीक है भाई, यहां पर ये बात हुई है। साथ ही हम बात करें 1502 में दोबारा से वास्को डी गामा, 1502 में वास्को डी गामा दोबारा से भारत आया था। कब भारत आया था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार के सब बात करते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोबारा की अगर हम बात करते तो दोबारा से वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया। और यहीं पर हम बात करते हैं पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 में कहां लगाई? 1503 में लगाई है और उसी के साथ दूसरी फैक्ट्री 1505 में लगाई है इन्होंने। तो 1503 के अंदर जो पहली फैक्ट्री लगाई है वो कहां पर लगाई? तो पहली फैक्ट्री कोचीन के अंदर लगाई है और 1503 के अंदर, 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? कोचीन के अंदर भी। कहां लगाई है? कोचीन के अंदर लगाई है। और 1505 में शायद कन्नूर के अंदर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की अपनी स्थापना करी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली फैक्ट्री की बात होगी, दूसरी फैक्ट्री की बात होगी। साथ ही यहां पर बात करते हैं कि पहले वायसराय कौन थे? वास्को, ये वो ताकत है पुर्तगालियों की। अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से ये गए थे। हालांकि शक्तिशाली बाद में जो शासन व्यवस्था स्थापित करी अंग्रेजों ने करी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। बट अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत के अंदर विदेशी कंपनी जिसने अपनी स्थापना करी थी, तो ये 1503 के अंदर कोची के अंदर इन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना करी थी। उसके बाद दूसरी कंपनी 1505 के अंदर इन्होंने कन्नूर के अंदर अपनी कंपनी लगाई थी। पहले वायसराय जो बनकर के आए थे, पहले वायसराय जो कि 1505 से लेकर के 1509 तक रहे, ये थे आपके फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा साहब थे जो पहले वायसराय थे। फ्रांसीसी डी अल्मीडा भी, अल्मीडा फ्रांसीसी कह सकते हो आप, पूरा इनका नाम लिख सकते हो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले थे और दूसरे कौन थे आपके? अल्फांसे डी अल्बुकरक। अल्फांसे डी अल्बुकरक ये क्या थे? अल्फांसे डी अल्बुकरक के ये आपके दूसरे वायसराय थे और वास्तविक शक्ति के संस्थापक के तौर पे भी किसको जाना जाता है? अल्फांसे डी अल्बुकरक को जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाल ही में एक इटली का उपग्रह लॉन्च किया है। तो इटली का उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि चर्चा का विषय है। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, क्लास को बहुत कम देखा जा रहा है, बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है। कंटेंट इतना जब बेहतर हम आपको दे रहे हैं तो फिर क्लास को देख क्यों नहीं रही, मेरी ये समझ में बात आ नहीं रही है। चलो जो भी है भाई, अब कहने से तो होता क्या है, कहेंगे तो अपने कहने से थोड़ी देख लेंगे। जिसको जरूरत है वो देखिएगा भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलते रहिए। हमारा काम हम कर रहे हैं, अपना काम आप करेंगे तो सफल हो जाएंगे जिंदगी में। अदरवाइज रिजल्ट आप लोगों के सामने है और आगे भी ऐसे रहना। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में कि इटली का एक उपग्रह लॉन्च किया, किसके द्वारा इटली का उपग्रह लॉन्च किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन था। ये भी आप लोगों का बात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी हमने ज्यादा बात कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो ये भी आपका इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। ये भी आपको पता है, राजीव गांधी के ससुराल कह सकते हो इटली, है ना। राजीव गांधी के ससुराल, राहुल गांधी के मामा।
इटली का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 2 आज का में, तो इटली का उपग्रह, इटली का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अवलोकन उपग्रह लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया इटली का पृथ्वी, इटली का उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इटली का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, किसके द्वारा, उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेसएक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता देता हूं, यह अमेरिका की एक निजी कंपनी है और 2020 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक बंदा पहुंचाने वाली पहली कंपनी है। उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा रहेगी, जब अंतरिक्ष से संबंधित है तो थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए किसने लॉन्च किया इसको, स्पेसएक्स, किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, सीधा सा पूछ लेगा, या सीधा सा ये पूछेगा भी हाल ही में चर्चा में रहे स्पेसएक्स क्या है, या स्पेसएक्स का संबंध किस देश से रहा है, सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो स्पेसएक्स की अगर मैं बात करूं तो यूएसए, कहां की, अमेरिका की एक निजी कंपनी है, निजी कंपनी है। किस प्रकार की निजी कंपनी है ये आपको ये पता होना चाहिए, किस प्रकार की निजी कंपनी है, तो ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। चलो, इसको कहां से लॉन्च किया गया है, अमेरिका के, यूएसए के फ्लोरिडा जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन जो लॉन्चिंग स्टेशन है, वो उस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है। किसका, अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया, स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे, देखिए आपकी जो स्पेसएक्स है किस प्रकार की कंपनी है, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कह सकते हो। यह निजी, ये जो निजी कंपनी है यह निजी है, बात बिल्कुल सही है। एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी, एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन, मतलब सीधी सी बात करें तो ये अंतरिक्ष के अंदर ले जाने का सेवा ये देती है भाई, परिवहन सेवा प्रदान करती है। किस प्रकार की कंपनी है तो ये आप लोगों को पता है। एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कह सकते हो, एक्सप्लोरेजी, इसका संबंध एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन या कारपोरेशन में, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। जो स्पेसएक्स है इसकी स्थापना कब की थी, 2002 में किसने करी थी, एलन मस्क के द्वारा, एलन मस्क के द्वारा इसकी क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी, एलन मस्क। ठीक है भाई, ओके। हेडक्वार्टर कहां है इसका, स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेथान में भाई, ये कहां पर आपका, कैलिफोर्निया कह सकते हो। कैलिफोर्निया आपको पता है अमेरिका का स्टेट है, कैलिफोर्निया में भाई, कहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां है, कैलिफोर्निया के अंदर है। और 2020
2020 में जो ये कंपनी थी अंतरिक्ष स्टेशन तक, 2020 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक, कहां तक भी? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक बंदा पहुंचाने वाली, मानव पहुंचाने वाली पहली कंपनी है। 2020 में इसने क्या बंदा पहुंचाया? अभी पहली कंपनी में। अभी हाल ही में इटली का जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो लॉन्च किया था, उस पे आपका स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स की स्थापना की बात करी हमने, 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना करी थी। किसके द्वारा की गई? एलन मस्क के द्वारा की गई है। ये क्या करती है भाई? आपको अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है? कैलिफोर्निया में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, और 2020 में ऐसा करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक मानव पहुंचाने वाली ये आपकी पहली कंपनी बन चुकी है भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक बहुत शानदार क्वेश्चन, अभी प्लास्टिक की बारिश हो रही है ना, प्लास्टिक की बारिश हो रही है बर्फ के रूप में। ये कहां पर हो रही है? कहां के वैज्ञानिकों ने यह बात करी है कि कहां पर प्लास्टिक को लेकर के बहुत बड़ा भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, सबके स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर है, महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का वो प्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन है। कितना प्लास्टिक अब तक दुनिया ने बनाया है, कितना प्लास्टिक आपका जो अभी खराब हो चुका है, और कहां पर प्लास्टिक की जो बारिश हो रही है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, अभी बर्फ के साथ आपका प्लास्टिक गिर रहा है। अल्पस पर्वत पर, जो अल्पस पर्वत का जो एरिया है वहां पर आपका क्या बर्फ के साथ प्लास्टिक गिर रहा है। वैज्ञानिकों ने जो बर्फ की ऊपरी परत को इकट्ठा किया तो उन्हें पता लगा कि बर्फ के साथ आपका प्लास्टिक आ रहा है। प्लास्टिक आपका जो बर्फ के साथ आ रहा है, जो वेस्ट प्लास्टिक है, हवा के साथ जो उड़ता है, और उड़ने की जो इसकी लगभग 2000 किलोमीटर तक के प्लास्टिक उड़ करके वहां पर पहुंच सकता है। यानी कि जो प्लास्टिक का सफर उड़ने का 2000 किलोमीटर तक ये सफर करता है। और ये प्लास्टिक जो नैनो टाइप के जो छोटे छोटे कण होते हैं, नैनो जो कण होते हैं, वो हमारे सांस के साथ में हमारे पेट में भी जाते हैं, वहां पर जमा भी होते हैं। ये भी है, एक होता है सूक्ष्म कण और एक नैनो कण। तो नैनो कण मिले वहां पर, सूक्ष्म कण भी मिले, नैनो कण भी मिले हैं। बारिश जो बर्फबारी हो रही है उस बर्फ के साथ गिरे हुए हैं, और अचंभित है वैज्ञानिक इस चीज को देख करके, जो कि आपका इतना प्लास्टिक वहां पर पहुंच रहा है। 2000 किलोमीटर तक ये उड़ करके हवा के साथ पहुंचता है, और आप सांस के साथ भी प्लास्टिक के नैनो कण अपने साथ ले जाते हैं, जो कि आपको आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये विषय भी कि कहां पर हो रहा है ये सब कुछ। तो प्लास्टिक की बर्फबारी, अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, प्लास्टिक की बर्फबारी कहां हुई है? प्लास्टिक की बर्फबारी कहां पर हुई? बड़ा अचंभित सा सवाल है कि प्लास्टिक की भी बर्फ हो सकती है। कहां पर गिरी है प्लास्टिक से शामिल होती हुई बर्फ, जो मैंने थोड़ा सा भी डिस्कस किया। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको कहां पर गिरा? अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत है कहां पर? अल्पस पर्वत पर क्या गिरा है? बर्फबारी हुई है। अल्पस पर्वत पर जो बर्फ के नोटिस करी गई है, तो सीधी यहां पर ये पाया गया है। कहां पर पाया गया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, साथ ही मात्र स्विट्जरलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड का जो शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्लास्टिक के कण बर्फ के साथ गिरे। प्लास्टिक के कण, इनके जो रिसर्च करता है, इनके शोधकर्ताओं ने इस बात को सिद्ध किया है, शोधकर्ताओं ने, कि प्लास्टिक के जो कण हैं वो बर्फ के साथ गिरे। इसके साथ गिरे, बर्फ के साथ गिरे हैं और सारे लोग अचंभित हैं। यह हवा में प्लास्टिक के जो कण हैं, प्लास्टिक के कण हवा में कितना तैर सकते हैं? तो 2000 किलोमीटर तक ये हवा में जा सकते हैं। सीधी सीधी बात करें, कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? 2000 किलोमीटर तक। और अल्पस में कितने गिरे? 43 ट्रिलियन प्लास्टिक कण अल्पस में गिरे। कितने कण गिरे हैं? 43 मैटर करता भाई। 43 ट्रिलियन जो आपके कण है, प्लास्टिक के कण यहां पर गिरे हैं। इन्होंने ऐसा दावा किया, गिरते हैं। और लगभग 3000 टन नैनो प्लास्टिक मिट्टी में जमा हो जाते हैं भाई। और लगभग 3000 टन नैनो 3000 टन नैनो प्लास्टिक सीवियम डेंजर डाटा भाई। प्लास्टिक जो आपके सीवस मिट्टी में मिलती है भाई, मिट्टी में मिलती हैं। अब देख लो तुम क्या कर रहे हो प्रकृति के साथ, ठीक है। और नैनो प्लास्टिक का प्रसार अभी अस्पष्ट है। नैनो जो प्लास्टिक है उसका प्रसार किसका स्पष्ट है? तो नैनो प्लास्टिक का प्रसार आपका क्या है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट है, उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने? 30% जो कण मिले हैं उनकी उत्पत्ति जो एल्पस पर जो 30% कण मिले हैं 200 किलोमीटर के आसपास हुई है। 200 किलोमीटर दूर उनकी उत्पत्ति हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, साथ के साथ भी जाते हैं। अब जब एल्पस का जिक्र हुआ है तो एल्पस को ले लेते हैं। ये आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी कहाँ से कहाँ तक रहती हैं, कौन से यूरोप के अंदर आपकी हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी। यहाँ हमने प्लास्टिक की बात करी तो डेंजर बात में एक बार समझा दो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे, एल्पस पे बात करेंगे। देखिए प्लास्टिक की बर्फबारी हो रही है भैया, एल्पस पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है एल्पस पर्वत पर बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर नैनो कण मिले हैं प्लास्टिक के बर्फ के साथ। 43 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, ठीक है भाई। ओके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने इस बात को सिद्ध किया है। और ये जो कण है आपके 2000 किलोमीटर तक हवा में बहते हैं भाई, हवा में बहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी के साथ इन्होंने बात करी 3000 टन जो प्लास्टिक जो सीएम है वो मिट्टी में जाता है। नैनो प्लास्टिक की जो बात है वो इस पर है ही नहीं। और जो अल्पस पर जो प्लास्टिक के कण मिले हैं 30 जो प्रतिशत कण है, ये 30% कण आपका क्या है? जो 200 किलोमीटर दूर से आया है। और नोट डाल के बहुत चीज लिख लेंगे, बहुत बेस्ट चीज आप लोगों के लिए। 8300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन, मिलियन जो टन है प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है अब तक पूरी दुनिया में पूछे कितना प्लास्टिक हो गया आपका? तो 83 मिलियन टन। और इसमें से 60% जो है वो क्या हो गया आपका? बेकार हो गया, यानी कि हमने यूज एंड थ्रो कर दिया है, जो कि कभी खराब होता ही नहीं। 60% तक ये जो क्या आपका बेकार हो चुका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एल्पस पर्वत की, ले लेते हैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला भाई, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी क्या है? ये पर्वतमाला है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और जो माउंट ब्लैंक है ये कहां पर पाई जाती है? फ्रांस के अंदर आपकी ये पाई जाती है भाई, ठीक है। ये श्रृंखला आपकी वेस्ट से और ईस्ट की तरफ ये चलती है भाई। पर्वत जो श्रृंखला है चलती कहां से कहां तक? इसका विस्तार की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका क्या है? विस्तार है। और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है जो आपका अल्पस पर्वत श्रृंखला है। कितने? 8 यूरोपीय देश,
यूरोपीय देशों की अगर आप बात करें, कितने देशों से निकलती है? 8 यूरोपीय देशों से ये निकलते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो ये माउंट एल्ब्रूस है। आपका माउंट एल्ब्रूस क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है भाई, ठीक है। ये कहां पर है? रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पर है। कहां पर? ये रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पर है, ठीक है भाई। अल्पस पर्वत श्रृंखला की हमने बात करी, तो अल्पस पर्वत श्रृंखला की कहां पर है? माउंट ब्लैंक इसकी ऊंची चोटी है, फ्रांस के अंदर है। साथ ही हमने बात करी मध्य यूरोप एशिया की सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अगर हम बात करें सर विस्तार की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, 8 यूरोपीय देशों से गुजरती है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, ये आपका रूस और जॉर्जिया में है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और ये नेपाल के अंदर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को किस भाषा में कहा जाता? नेपाली जो लोग हैं इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका माउंट एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो सर माउंट थे जो जॉर्ज सर्वेयर थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा, जिन्होंने सर्वे किया। और 8848 मीटर इसकी हाइट है, 8848 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। ये हमने यहाँ पर बात करी किसकी? अल्पस की। प्लास्टिक की बारिश हो रही है जो कि आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाली है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का बीच में आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यूपीएससी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। यूपीएससी आपका अभी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के तौर पर जो आपकी भर्तियां करती है, तो वो कौन सा निकाय? संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी आपका संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक कब बना, कब इसकी स्थापना हुई, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा में है। तो हो सकता पूछ ले आप लोगों से इस बारे में भी क्वेश्चन 2022 में, तो ये भी आप लोगों के बीच में आ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। यूपीएससी ने अभी हाल ही में, किसने? यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा, कौन सी परीक्षा हुई? सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया है और शेड्यूल जारी किया है। क्या किया है? शेड्यूल जारी किया, जो कि चर्चा में या जो कि चर्चा में है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता कि भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कराती है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी कब बनी, स्थापना इसके, हाल ही में अध्यक्ष कौन है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करें। और हर साल ये वैकेंसी निकालती है। लमसम इसकी 900,000 के आसपास वैकेंसियां होती हैं। हर वर्ष ये अपना कैडर जारी करता है। संविधान में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत शानदार से बात आप लोगों के बीच में आ रही है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं, देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। ये आपका संवैधानिक निकाय, पहले तो ये ले लो, संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के अंदर इसका जिक्र या लिखा गया है, संवैधानिक निकाय है, आपको पता है। दूसरी बात है, यूपीएससी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है आपके? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो साहब हैं,
क्या है, प्रदीप कुमार जोशी साहब के इसके अध्यक्ष हैं, और ये मेरे ख्याल में अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अप्रैल 2022 तक इनका क्या रहने वाला है, कार्यकाल रहने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जिसको सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और हर वर्ष ये क्या निकालते हैं, भर्ती निकालती है। अब संवैधानिक निकाय की मैंने बात करी थी कि संघ लोक सेवा आयोग आपका संवैधानिक निकाय, सीधा से पूछ लेगा संघ लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में जिक्र किया गया है, तो संविधान की अगर भाग की अगर हम बात करें तो 14 के अंदर, भाई किस भाग के अंदर जिक्र किया है, 14 के अंदर। और अगर एक्ट के पूछे, अनुच्छेद की पूछे तो 315 से लेकर के 323 तक इसका क्या किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग प्लस देखिए संघ लोक सेवा आयोग सेवा प्लस आपका राज्य लोक सेवा आयोग की क्या की गई है, व्यवस्था की गई। सीधा सा पूछे कहां पर, तो संविधान के भाग की पूछे तो भाग नंबर 14 है, एक्ट पूछे तो 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब बात आती है इसकी यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तभी 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो उससे पहले ये आईसीएस जो अधिकारी होते थे ये इसी के अंडर आते थे, और ये जो परीक्षा होती थी आपकी कहां पर होती थी, पहले स्वतंत्र भारत से पहले कहां पर होती थी, बाद में खैर यहां भी भारत में भी होने लगी और वहां पर भी होने लगी। लंदन के अंदर ये परीक्षा होती थी, और आईसीएस क्या इसको आईसीएस अधिकारी के नाम से जाना जाता था, ये भी आप लोगों को पता हो। सत्यदेव नारायण, मेरे ख्याल में सत्येंद्र नाथ जो आपके पहले आईसीएस थे, सत्येंद्र था। और ऐसे राजनेता थे आपके सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस का टेस्ट क्लियर करने के बाद भी इस नौकरी को ठुकरा दिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन काम करना नहीं चाहते थे। चलिए स्थापना की बात होगी। अब स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में तो ये कब हुआ, 26 अक्टूबर 1950 को इसे संवैधानिक दर्जे के साथ इसकी क्या कीजिए, संवैधानिक दर्जे की भी बात करें, संवैधानिक दर्जा भी इसे इसी समय दिया गया। स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी की या संघ लोक सेवा आयोग की क्या करती है, स्थापना। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है, भाई कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। धौलपुर हाउस शाहजहा रोड, धौलपुर हाउस के नाम से इसको जाना, धौलपुर हाउस, भाई धौलपुर हाउस शाहजहा रोड, ठीक है, ओके। प्रदीप कुमार जोशी हो गया, भाई संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर की जो अभी जो शेड्यूल आया है वो क्या है, तो इसका जो शेड्यूल है आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट है upsc.online.nic.in पर क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल भी जाएगी। लेकिन फिर भी चलो मैं बात कर देखिए, जो इसकी प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्रारंभिक जो परीक्षा यानी कि प्री कब होगा, इसका प्री की अगर हम बात करें तो ये 5 जून को पहला जो टेस्ट है कब होने वाला, भाई है आपका 5 जून को पहला टेस्ट होने वाला है। और कितने पद निकाले हैं इसने, 861 पद यूपीएससी ने निकाले हैं। और अगर हम बात करें तो 21 से 32 वर्ष, 21 से 32 ईयर क्या इसकी एज की बात है भाई यहाँ पर, ठीक है। और किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो छूट है वो दी गई है। देखिए आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मुख्य तौर पे यहाँ पे ज्यादा रहती है, इनके ऊपर ज्यादा बातें रहती हैं, ठीक है, ओके। इनकी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल के लिए चुना जाते हैं इनको। इसके जो यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष, यूपीएससी के जो सदस्य प्लस अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भाई राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुनता है इनको, 6 वर्ष के लिए चुनता है, या 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल की बात करें। किसकी कार्यकाल की बात करें भाई, देखिए यहाँ पर हमने बात करी यूपीएससी के जो सदस्यों का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। साथ ही हमने बात करी राष्ट्रपति इनका चुनाव करता है। तो कार्यकाल क्या होता है इनका, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए भाई, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा जो आयोग है इनका चुनाव कोई और करता है, ठीक है। लेकिन जैसे राज्य लोक सेवा आयोग का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बट इन्हें स्टेट हटा नहीं सकता। इनको हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हमने बात करी यहाँ पर एक शेड्यूल जारी किया गया है अभी यूपीएससी का, जो आपके आईपीएस, आईएफएस, आईएएस
वगैरह के लिए आपकी जो ये लेती है, आपकी परीक्षाएं लेती है या कंडक्ट कराती है। साथ ही हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली के अंदर भाई इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1926 में इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसको संवैधानिक दर्जे के साथ कब स्थापित किया गया है, तो आपका 26 अक्टूबर 1950 को इसको संवैधानिक दर्जे के साथ। तो संविधान में सिचुएशन कहाँ पर इसकी स्थिति, भाग नंबर 14 आपका 315 से लेकर के 323 तक या राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा दोनों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जो कि अप्रैल 2022 तक आपके क्या रहने वाले हैं, अध्यक्ष रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक रहने वाली है, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे दोबारा से नए जोश के साथ, नई क्लास। और देखिए मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बता दूं, अगर जो कोई स्टूडेंट इस क्लास को, खास करके इस क्लास को लेता है, इसमें नाम हमने करंट जरूर रखा, बट करंट तो 5 क्वेश्चन कराए मैंने, जैसे 5 मिनट के क्वेश्चन भी नहीं, हम आंसर दे देंगे, चलते बनेंगे। लेकिन इसके साथ जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए वो बड़ा मैटर करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है भाई, 2022 में। और ये नहीं सोचना कि अभी एग्जाम आएगा, होगा, कब नहीं होगा, वो सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ होता है और होता आ रहा है, ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। बस देर सही, थोड़ी बहुत देर हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे भाई अपनी एक और नई क्लास के साथ।